हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम आपका क्लास लेते हैं तो हर एक एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को समझाते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है और ये कैसे शो किया जाता है। फिर इसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पूरे सेट से रिलेटेड। तो सेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट में आपको इस एक्सरसाइज में केवल दो ऑपरेशन पढ़ने हैं, वो है यूनियन ऑफ सेट और दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे आप यूनियन बना सकते हैं, और इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का सेट आप कैसे लिखेंगे, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन जो है वो एक इंग्लिश लॉजिशियन का नाम है। इन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आइडिया दिया। उस आइडिया में इन्होंने क्या कहा कि जो भी सेट होते हैं उनको हम किसी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन ज्योमेट्रिकल शेप में उन्होंने लिया था रेक्टेंगल, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। वेन एक इंग्लिश लॉजिशियन का नाम है। इन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ आइडियाज़ दिए, जिसमें से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल सेट को हम एक बड़े रेक्टेंगल के शेप में शो कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल जो है यह शो करेगा यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें सारे सेट एग्जिस्ट करते हो। तो यानी ये यूनिवर्सल सेट है, यानी इसमें सभी सेट होंगे। तो जब इसमें सभी सेट होंगे तो अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी किसी भी सेट को क्लोज्ड डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड कर्व डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोज्ड कर्व जैसे सर्किल, बाकी किसी भी सेट को हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे ए और बी दो सेट ले लेते हैं, तो ए और बी को हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंस आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल यानी यूनिवर्सल सेट है उसमें सभी सेट एग्जिस्ट करते हैं, तो ए और बी भी इस रेक्टेंगल में ही रहेगा। तो ए को हम एक सर्किल से दिखा दे रहे हैं, ये सेट हो गया ए और ये सेट हो गया बी। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये तो आगे टॉपिक जैसे मिलेगा उस तरीके से हम इसको शो करेंगे। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम किसी भी सेट के लिए। तो वेन डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे रेक्टेंगल किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, किस सेट के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है, बाकी किसी भी सेट को सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सर्किल की जगह एलिप्स भी ले सकते हैं, कोई भी शेप आप ले सकते हैं, बस वो क्लोज कर्व शेप होना चाहिए। तो ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने बनाया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। तो सबसे बड़े सेट के अंदर ही बाकी सेट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ए और बी को हमने यू के अंदर बनाया है, यानी रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये वेन डायग्राम है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट जो होता है अगला टॉपिक रहा। ऑपरेशन ऑन सेट यानी सेट में किस तरीके से आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्या दो सेट के बीच में किस तरीके से रिलेशन हो सकते हैं, उसको बोलेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट में आपको पहला पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो यूनियन ऑफ सेट एक सेट होता है जो कि किसी दो या दो से अधिक जो सेट होंगे उनके एलिमेंट उसमें होंगे। तो यानी यूनियन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। अगर दो सेट ए और बी हैं तो इन ए और बी के सभी एलिमेंट को लेके एक ऐसा सेट बना दीजिए जिसमें सारे एलिमेंट ए के भी हो और बी के भी हो, तो उसे हम बोलेंगे
यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी जैसे दो सेट है, तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट को लेके एक ऐसा सेट बना दिया गया है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो यूनियन को शो कैसे करते हैं, यूनियन ऑफ सेट पहले लिख देते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट of both A and B and represented by A union B, ऐसे शो करते A यूनियन B और B यूनियन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी बोलिए चाहे बी यूनियन ए बोलिए, क्योंकि ए और बी दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं चाहे पहले ए का एलिमेंट लिया गया हो या फिर पहले बी का एलिमेंट लिया गया हो। तो ए यूनियन बी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 4 5 6, ऐसे में कोई एग्जांपल लिया सिंपल। अब इन दोनों की यूनियन को मुझे शो करना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो हमने क्या बोला कि यूनियन में ए और बी दोनों के एलिमेंट होते हैं। तो यूनियन एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। तो ए के जो एलिमेंट लिख देते हैं, ए 1 2 3 4, ए के एलिमेंट हो गए, बी के एलिमेंट लिख देते हैं 3 4 5 6। लेकिन आपको मालूम है कि सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जा सकता, तो 3 और 4 बी में है, तो 3 और 4 फिर से नहीं लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, बचा क्या 5 और 6। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में आप देख सकते हैं कि ए के भी सारे एलिमेंट है और बी के भी है। देखिए ए के 1 2 3 4, बी के 3 4 5 6, तो ये ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हो गया यूनियन। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टीज, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी बात करें, तो जो ए यूनियन बी है आप इसको लिख सकते हैं बी यूनियन ए, ये इक्वल होते हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। क्यों, देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी हमने लिखा है, अगर बी यूनियन ए लिखूँ इसी एग्जाम्पल में, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट लिख दो बस। तो जैसे बी है तो पहले बी का एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6, फिर उसके बाद ए है तो ए का एलिमेंट लिख दो 1 2 3 और 4। लेकिन आपको मालूम है कि एक ही एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 3 4 दो बार हो गया तो इसको हटा देंगे। तो अब देखिए 3 4 5 6 1 2, चाहे 1 2 3 4 5 6 बराबर तो होते हैं, क्योंकि आपको इक्वल एलिमेंट भी पढ़ाया गया, सॉरी इक्वल सेट भी पढ़ाया गया। इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होते हैं, भले उनका पोजीशन अलग अलग हो। तो ए यूनियन बी ये कोई सेट है जो कि यहाँ पे है, बी यूनियन ये कोई सेट है जो कि ये है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए के एलिमेंट तो इक्वल हैं और एलिमेंट सेम भी है, तो ये इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट मतलब कि इक्वल लिख देंगे। तो इक्वल सेट क्या होता है, ए और बी के इक्वल, ए इक्वल बी कब होता है, सेट ए सेट बी के इक्वल कब होता है, जब ए के सारे एलिमेंट बी के भी हो। ऐसे ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल कब होगा, जब इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट हो तो सो है, इसलिए ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि इनका पोजीशन चेंज होने पे फिर ए इक्वल है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। सेकेंड जैसे 3 सेट ले ले, 3 सेट हो, ए बी और सी, ए बी और सी 3 सेट्स हैं। तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी में लूँ, यानी पहले बी यूनियन सी लेने के बाद ए के साथ यूनियन लूँ, या पहले ए यूनियन बी
फिर बाद में यूनियन सी लिखूं तो ये इक्वल होते हैं, यानी पहले बी और सी का यूनियन लेने के बाद फिर ए के साथ यूनियन किया जाए तो वह इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यानी यूनियन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। थर्ड है कि अगर किसी भी सेट का नल सेट के साथ, नल सेट यानी फाई के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो क्या मिलेगा, खुद वही सेट मिलता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन है, ये फाई क्या है, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि किसी भी सेट के साथ अगर उसका यूनियन लिया जाए तो सेट में कोई चेंज ना हो, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये है आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। यूनियन के लिए आइडेंटिटी ये होता है, मतलब इसका किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन लोगे तो वह सेट में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ए यूनियन फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए और ये फाई में कोई एलिमेंट नहीं, इन दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो खुद ए ही मिलेगा। थर्ड, किसी सेट का उसी के साथ अगर यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा, वही सेट मिलेगा। सिंपल से इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। फोर्थ, अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप यूनियन लेते हैं तो क्या मिलेगा, खुद यूनिवर्सल सेट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये प्रॉपर्टी थी। अब जो सेकंड है ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। अच्छा, इसका वेन डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। ए यूनियन बी का जो डायग्राम होगा वो बना के दिखा देते हैं, वेन डायग्राम। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये रहा कोई सेट ए और ये रहा कोई सेट बी। अब इन दोनों का यूनियन लिखना है तो इन दोनों का, ये ए हो गया और ये बी, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों का एलिमेंट होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को शेडेड कर देते हैं। मतलब शेडेड क्या बताएगा, ये दोनों एक ही में लिखे गए हैं। ये हो गया ए यूनियन, सेकेंड है बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है ये क्या होता है, is the set of all the element of the elements which are common to both A and B। जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दो सेट हैं ए और बी, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक सेट होगा और उस सेट में वही एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होंगे जो ए और बी में क्या होंगे, कॉमन। मतलब दो सेट होंगे, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट दिखेगा उसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू, पिछला एग्जाम्पल हमने लिया 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 3 4 5 6। अब इसका इंटरसेक्शन ले तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मतलब ए और बी में जो कॉमन हो उसी को आपको लिखना है। तो ए और बी में कॉमन कौन है, 3 4 3 4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3 4। ये हो गया इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट होंगे जो ए और बी में क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये हो गया इंटरसेक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें
तो पहली प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये इक्वल होते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे यानी इन दोनों का कॉमन, बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तो भी इन दोनों का कॉमन, यानी बी और ए का कॉमन, तो बी और ए का कॉमन बोले चाहे ए और बी का कॉमन, तो आएंगे 3 4। तो ये कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एसोसिएटिव लॉ। जैसा यूनियन में प्रॉपर्टी था सेम टू सेम इंटरसेक्शन में भी वही प्रॉपर्टी है, यानी कि बी और सी का इंटरसेक्शन लेने के बाद तब ए के साथ कॉमन करेंगे यानी इंटरसेक्शन लेंगे, वो इक्वल होगा किसके? पहले ए और बी के इंटरसेक्शन लेने के बाद में सी का है। तो जैसे इसी पे अभी एग्जांपल लेके मैं समझा दूं, जैसे ए और बी तो मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, और यहीं पे कोई तीसरा सेट हो सी इक्वल टू मान लेते हैं 6 और 7 हो। तो अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लिखा तो बी इंटरसेक्शन सी लिख देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में जो कॉमन हो, बी और सी में कॉमन कौन है? 6, ये हो गया 6। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी का जो कॉमन होगा, तो बी और सी में कौन कॉमन है? केवल 6, तो 6 हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पे देखते बी इंटरसेक्शन सी और बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन लिया गया है इस पूरे का, तो यह पूरा कहाँ है? यहाँ पे। अब इसका और ए का अगर इंटरसेक्शन देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? 1 2 3 4 इसमें तो है ही नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं मिला, तो क्या लिख देंगे? 5। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है? यहाँ पे है, और बाद में लिखा है इंटरसेक्शन सी, सी कहाँ पे? यहाँ पे, यानी इन दोनों का कॉमन लिखना है। तो 3 4 और 6 7 इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं, तो क्या हो गया? 5, यानी यह भी 5 मिला और यह भी 5 मिला, मतलब दोनों इक्वल हो गए, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। थर्ड, अगर कोई सेट ए है, ए का इंटरसेक्शन ले किसके साथ? 5 के साथ, 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए का अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? खुद 5 मिलेगा, क्योंकि ए में एलिमेंट होंगे और 5 में एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा? केवल 5। फोर्थ, अगर ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? खुद ए में ही कॉमन होगा, ये हो गया। फिफ्थ जो होगा, अगर किसी सेट ए का यूनिवर्सल सेट यू के साथ अगर कॉमन करेंगे तो ए तो खुद यूनिवर्सल सेट में होता है, तो ए को यूनिवर्सल सेट में से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? खुद ए मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था, वेन डायग्राम होगा, डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसा होगा। तो ये रहा यूनिवर्सल सेट, ये रहा सेट ए, और ये रहा सेट बी। ये सेट ए रहा और ये सेट बी, और इन दोनों का ये है कॉमन एरिया, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो ये जो कॉमन एरिया है इसी को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कुछ एक टॉपिक और है, वो है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ सेट एक सेट होता है जो कि दो सेट के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसको शो करते हैं ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी या फिर बी डिफरेंस ए। तो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, तो ए डिफरेंस बी या फिर बी डिफरेंस ए ऐसा सेट होता है। जैसे ए डिफरेंस बी की बात करें तो ए डिफरेंस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें केवल ए के एलिमेंट होंगे, बी और ए का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो नहीं होगा। तो ए और बी का जो डिफरेंस होगा उसमें ए के ही एलिमेंट होंगे और ए के उतने ही एलिमेंट होंगे जो कि बी में एलिमेंट नहीं है। यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा उसको ए में से अगर आप हटा देंगे तो वो मिल जाएगा डिफरेंस।
एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b इक्वल टू ले ले 4 6 8 9, मानते ऐसे ले लिया हमने 8 10। तो अगर a डिफरेंस b आपको लिखना हो, a डिफरेंस b, तो a डिफरेंस b एक ऐसा सेट होगा जिसमें a के एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट नहीं होंगे, यानी a और b के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो a डिफरेंस b में केवल a के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, b के नहीं। तो a के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है। लेकिन ध्यान देंगे इसमें 4 और 6 ये b के एलिमेंट है। तो हमने क्या बोला कि a डिफरेंस b में b के एलिमेंट नहीं होंगे, तो b का जो एलिमेंट है उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे उसको लिख देंगे। तो a डिफरेंस b में एक ही एलिमेंट है, b के एलिमेंट नहीं है। तो यानी कहने का मतलब a और b का जो इंटरसेक्शन था, यानी जो कॉमन था, कौन सा कॉमन था, 4 और 6, ये दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद जो बचेगा वही लिखेंगे, यानी 4 6 कैंसिल आउट होगा। तो क्या मिला, 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो a डिफरेंस b में एक ही एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये रहा a डिफरेंस b। अगर इसी को b डिफरेंस a लिखें तो देखिए b डिफरेंस a, यानी b डिफरेंस a मतलब b के एलिमेंट होंगे, a के नहीं। तो b के एलिमेंट क्या है, 4 6 8 और 10, ये b के एलिमेंट है। हमने बोला a के एलिमेंट नहीं होंगे इसमें, तो a के एलिमेंट क्या है, 4 और 6 इसमें है, तो ये हटा देंगे। तो b डिफरेंस a में क्या मिला, 8 और 10। तो ये रहा a डिफरेंस b में केवल a के एलिमेंट होंगे, b के नहीं होंगे, यानी b के जो होंगे उसको कैंसिल कर देंगे। b डिफरेंस a में केवल b के एलिमेंट होंगे, a के नहीं होंगे, यानी a के एलिमेंट को कैंसिल कर देंगे। तो देख रहे हैं कि a डिफरेंस b ये इक्वल नहीं है b डिफरेंस a के। तो ये रहा डिफरेंस सेट। अब डिस्कस का, अच्छा इसका भी वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा यूनिवर्सल सेट और ये रहा सेट A और ये रहा सेट B, ये सेट A और सेट B। तो अगर A डिफरेंस B को दिखाना तो A डिफरेंस B मतलब A, हमने क्या बोला, A डिफरेंस B मतलब A के ही एलिमेंट होंगे। तो ये मैं A के एलिमेंट को दिखा दे रहा हूँ। और कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, जो दोनों में होंगे, यानी जो दोनों में कॉमन क्या था, 4 और 6। तो A डिफरेंस B में 4 6 नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा 4 और 6 जो कि इंटरसेक्शन है, ये नहीं रहेगा। तो यानी A डिफरेंस B में केवल A के ही एलिमेंट होंगे, B के नहीं होंगे। तो ये रहा डिफरेंस सेट। अगर B डिफरेंस A की बात करेंगे तो इसको शैडो करते हैं। तो अगर मैं इसको शैडो कर दूं इस तरीके से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, B डिफरेंस A को। B डिफरेंस A में केवल B के ही एलिमेंट होंगे, A के एलिमेंट नहीं होंगे। तो देख रहे हैं चाहे A डिफरेंस B हो चाहे B डिफरेंस A हो, दोनों में इंटरसेक्शन का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन क्या था, 4 और 6। तो देखिए A डिफरेंस B में 4 6 नहीं है, B डिफरेंस A में भी 4 6 नहीं है। अब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को।